हो सकता है भारत एक बार फिर से स्ट्राइक करे और पाकिस्तान को और बड़ा नुकसान हो। तो हो सकता है तख्ता पलट की स्थिति भी वहां पर तैयार हो जाए। अभी कुछ दिन पहले ही उसे फील्ड मार्शल, मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, फील्ड मार्शल, वो फील्ड नहीं है, फील्ड मार्शल के तौर पर उसे एक सर्टिफिकेट टाइप दे दिया गया। पता नहीं वो किस बेसिस पे दिया गया। मुस्लिम कंट्रीज सब भारत का सपोर्ट कर रही हैं, तो एक तरह से पाकिस्तान के मुंह की खानी पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तर। जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है, भारत की तरफ से अपना डेलीगेशन भेजा गया था जो कि विदेश जाकर पाकिस्तान का बारे में खुलासा करना चाह रहा है। तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके आर्मी चीफ भी विदेशों के दौरे पर है। कुल 4 देश वो जाने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले वो तुर्की जा चुके हैं और वो ईरान भी गए थे। ईरान से जैसे ही उन्होंने भारत के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, कश्मीर के मुद्दे पर बात करनी चाहिए, तो ईरान की तरफ से उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ा और ईरान ने इन मुद्दों को लेकर बात करने से साफ इनकार कर दिया। इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह जी मौजूद है और उज्जवल मिश्रा मौजूद है। इनसे समझेंगे कि आखिरकार पाकिस्तान ये सब करके क्या कुछ हासिल करना चाह रहा है और ईरान ने पाकिस्तान की बेइज्जती क्यों की। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी आखिरकार पाकिस्तान क्या हासिल करना चाह रहा है ये सब करके। देखिए, इंडिया अपने जो है पार्लियामेंट्रियंस को जो है कई कंट्रीज़ में भेज के पाकिस्तान की जो करतूत है, काली करतूत, पहलगाम में जो टेरर हमला कराया, उसके पीछे पाकिस्तान है। तो पूरी दुनिया में सब लोग जाके पाकिस्तान की पोल खो रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देता है। और ये बात पूरी दुनिया सब जानती है, क्योंकि तो पहलगाम हमले के बाद जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मसला आया था तो 15 में से 13 देशों ने जो है पाकिस्तान को ही कटघरे में खड़ा किया। तो इसी के सिलसिले में अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जिन देशों ने पाकिस्तान का समर्थन किया और पाकिस्तान को जो लगता है कि कुछ और देश उसके साथ आ सकते हैं, तो तुर्की और अजरबैजान ने तो युद्ध के समय उसका समर्थन किया था। लेकिन ईरान को लगा कि ये भी इस्लामी देश है, तजाकिस्तान ये भी इस्लामी देश है, तो वहाँ भी वो ईरान भी गए और तजाकिस्तान भी जाएंगे। लेकिन ईरान में जब दोनों पक्षों में, मतलब दोनों जो बड़े दोनों लीडर्स ने बातचीत की और जॉइंट डिक्लेरेशन जब आने वाला था, तो पाकिस्तान ने उसमें कश्मीर का मुद्दा जोड़ना चाहा, लेकिन ईरान ने साफ मना कर दिया। ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए कि वो कश्मीर मुद्दे को जॉइंट डिक्लेरेशन में रखना चाह रहा था, लेकिन ईरान ने साफ मना किया कि नहीं, कश्मीर का मुद्दा हम नहीं रखेंगे। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको लेकर सवाल हुआ तो ईरान के तरफ से ये कहा गया कि भाई पाकिस्तान अपनी सीमा में जो आतंकवादी अड्डे हैं उनको कब बंद करेगा। तो एक तरह से मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को और काफ़ी एम्बैरेसमेंट उसके लिए हुआ कि पाकिस्तान गया था भारत के खिलाफ अपना समर्थन हासिल करने के लिए, बल्कि ईरान ने उसको खुद ही कटघरे में खड़ा कर दिया। जैसा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब पाकिस्तान गया था तो इसको 13 कंट्रीज़ ने खड़ा किया। तो पाकिस्तान की स्थिति सब जानते हैं कि किस तरह से वहाँ पे आर्थिक हालात ख़राब है। जो डेवलपमेंट का पैसा मिलता है, चाहे वो IMF से, वर्ल्ड बैंक से, उसका भी इस्तेमाल वो आतंकवादी संगठनों को जो है, अब जैसा कि बाद में बोला गया है कि जो जैश का और लश्कर का जो हेडक्वार्टर तो भारतीय हमले में ध्वस्त हुआ है, उसके लिए सरकार से पैसा मिलेगा और वो फिर बनाया जाएगा। तो सरकारी पैसा तो यही हुआ ना कि बाहर से ऐड मिल रही है और वो पैसे से जो है, सरकारी पैसे से मदद कर रहे हैं आतंकवादी संगठनों को। तो ये एक बड़ा पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट रहा ईरान में कि ईरान ने एक तरह से कश्मीर पे पूरी तरह से समर्थन देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका भारत के साथ भी अच्छी दोस्ती है। और अभी कुछ महीने पहले वहाँ के प्रधानमंत्री मसूद पेजेशकियान, जो कि भारत की यात्रा पे भी आए थे, और चूँकि ईरान का अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ विवाद चल ही रहा है, ईरान को ये भी लगता है कि भारत जो है इजराइल पे भी, जैसा रूस के साथ भारत की दोस्ती वैसा इजराइल से भी भारत की दोस्ती है, और भारत चाहेगा तो ईरान पर हमला नहीं होगा, जो कि इजराइल तैयारी कर चुका है, खास करके उसके परमाणु ठिकानों पे। तो ईरान जो है साफ मना कर दिया। अब रही तजाकिस्तान की बात, तो वो तो कल जाएंगे, देखा जाएगा। लेकिन अजरबैजान में भी हर साल 2.5 लाख भारतीय जाते थे टूरिस्ट, और टूरिज़्म ही वहाँ का सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का मतलब ये उसके ज़रिए जो टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आती। 2.5 लाख इंडियन हर साल अजरबैजान जाते हैं। वो बुकिंग बहुत सारी कैंसिल हो गई है और ज़्यादातर ख़त्म होने के बाद तो अजरबैजान को भी समझ में आ गया है कि भाई इंडियन टूरिस्ट नहीं आएंगे तो उससे पैसा नहीं मिलेगा, गरीब हो जाएगा।
टर्की को भी यही समझ में आया है, क्योंकि 3 लाख टूरिस्ट टर्की भी जाते थे। और इसके अलावा टर्की जो बहुत सारी कंपनियां थी, जैसे सेलेबी, उसका यहाँ कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया एयरपोर्ट पे। तो ये सब सारे देशों को समझ में आ रहा है, लेकिन तुर्की लेकिन अभी भी साथ दिखाई दे रहा है। अब तजाकिस्तान क्या करता है ये अब कल जाएंगे तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पाकिस्तान जिस उद्देश्य के साथ गया था इन चारों देशों में, तुर्की की सिवाय मुझे नहीं लगता कि कहीं वो हासिल कर पाया है। बल्कि आप देखिए, इंडियन जो पार्लियामेंट्रियंस गए हैं वो बहुत कुछ भारत के लिए हासिल करके आ रहे हैं। सारे देश भारत का समर्थन कर रहे हैं। इवन कि मुस्लिम कंट्रीज़, पाकिस्तान समझता है कि नहीं OIC है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो उसका सपोर्ट करेंगी। OIC में भी कश्मीर के लिए कोई रेजोल्यूशन नहीं पास हो पाया। मुस्लिम कंट्रीज सब भारत का सपोर्ट कर रही हैं। तो एक तरह से पाकिस्तान के मुंह की खानी पड़ रही है। और उसके पीछे यही वजह है कि उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। आतंकवादियों को पालना जब तक ख़त्म नहीं करेगा, सपोर्ट देना ख़त्म नहीं करेगा। अभी जल्दी FATF की बैठक भी होने वाली है। अगर वो ग्रे लिस्ट में चला गया तो उसके लिए और मुश्किल होगी। तो कुल मिलाकर सारा दरमदार पाकिस्तान पे है कि अब वो पाकिस्तान के अपने अड्डे बंद करे, नहीं तो जिस तरह अभी पिटाई हुई है इससे भी बुरी पिटाई आगे होने वाली है। तो जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान इस्लामिक देशों का समर्थन लेने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ, और वो ये दिखाना चाह रहा है कि भारत कैसे एक इस्लामिक देश को टारगेट कर रहा है, परेशान कर रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से जैसा जवाब सामने आया, आपको क्या लगता है कि ईरान ने ऐसा जवाब क्यों दिया और पाकिस्तान का समर्थन तुर्की की तरह क्यों नहीं किया? शहबाज शरीफ ने बिल्कुल शतरंज के उस खेल की तरह अपनी गोटियां सेट करनी चाहिए, लेकिन चेकमेट के खेल में वो मात खा गए। और जिस तरीके से आपने ईरान की जब प्रेस रिलीज़ देखी तो खुद ब खुद सब कुछ सामने आ गया। न सिर्फ शहबाज शरीफ के मुंह पे बल्कि उनके आर्मी चीफ जो असीम मुनीर हैं उसके मुंह पे भी करारा तमाचा है। आप देखो, पाकिस्तान हमेशा से, हालांकि बहुत फैक्ट फिगर के साथ अजीत सर ने सब बता दिया है, लेकिन आप देखो पाकिस्तान हमेशा से नकल करने के भेष में रहता है। आप देखोगे जब सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन के बाद वायुसेना के जवानों से मिलने गए हुए थे, नाल एयरबेस पर भी मिले थे अभी राजस्थान में अपने दौरे के दौरान, तो उसके बाद इस चीज़ की नकल करते हुए शहबाज शरीफ भी पहुँच गए। और शहबाज शरीफ ने एक छोटे से मैदान में अपने लोगों को खड़ा किया। मैं आतंकी ही कहता हूं उनको, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी और आतंकी में अब फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो गया है कि कौन किस भेष में है, क्योंकि सैनिकों को तो सैलरी दे नहीं पाते हैं। जो फंड है पूरा वो आतंकियों के भाले में जा रहा है, तो सैनिक भी सोच रहा है कि क्यों ना इसी में बनने में फ़ायदा है, तो वो भी पूरा अब एक मर्ज हो गया है। आप देखोगे, इसीलिए जब भारत ने आतंकी स्थानों पर कार्रवाई की, उन संगठनों पर कार्रवाई की, उनके ठिकानों को निशाने बनाया, तो उल्टा पाकिस्तान ने हमारे साथ देने के बजाय हम पर अटैक करना शुरू कर दिया। भारत ने हालांकि जवाबी कार्रवाई की, और उसके बाद नतीजा क्या हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाने की कोशिश की, भारत ने अपना एक डेलीगेशन भेजा, और वो डेलीगेशन तमाम जगहों पर जाकर के दुनिया में पाकिस्तान को किस तरीके से बेनकाब कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बता रहा है। अब शहबाज को फिर लगा कि ये काम भी भारत कर ले रहा है, तो नकल में तो बेड़े हैं ही वो। उन्होंने नकल करने की फिर कोशिश की, और उन्होंने कहा कि भारत ने डेलीगेशन भेजा तो क्यों ना हम खुद चले जाएं ऐसे देशों में। और सबसे पहले उन्होंने वो देश चुने जिस पे उन्हें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, वो इस्लामिक देश, कि जो मेरी मदद करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया के सामने खुलकर बोलेंगे। लेकिन यहाँ भी उनका प्लान जो था वो फ्लॉप हो गया। तुर्की जाते हैं, तुर्की से अपनी साठगांठ करके आगे ईरान बढ़ते हैं। तुर्की ने जो भी सहयोग किया थोड़ा बहुत किया। ईरान जाते हैं तो वहाँ मुँह की खानी पड़ती है। ईरान भारत का साथ कभी नहीं छोड़ा। आप देखो, उन्होंने कोशिश की वहाँ बोलने की, लेकिन ईरान ने साथ नहीं दिया। वहाँ के राष्ट्रपति ने तो इस पर कुछ बोला ही नहीं, और चुप्पी साधनी पड़ गई शहबाज शरीफ को। लेकिन शहबाज शरीफ को लगा कि ईरान आकर के अब उनके पास सारे, मतलब भारत ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि अब बातचीत सिर्फ 2 मुद्दों पर होगी, जिसमें पहला जो मेन मुद्दा है वो आतंकियों पर बातचीत को लेकर, और दूसरा POK को लेकर के है। शहबाज शरीफ को अब लगा ईरान पहुँचते ही कि तुर्की ने तो साथ दे दिया, लेकिन अब ईरान ने साथ नहीं दिया, इसका मतलब गड़बड़ बहुत बड़ी है। तो वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहना पड़ रहा है कि हम बातचीत को तैयार हैं, हम बातचीत करेंगे भारत के साथ। यानी अब ऑप्शन भी नहीं है दूसरा कोई, करनी पड़ेगी ही, क्योंकि भारत ने अब कोई भी दूसरा विकल्प खोल करके नहीं रखा है। अभी तक हम बहुत सहूलियतें पाकिस्तान को देते रहे, मानवीयता के चलते, अपने पड़ोसी संबंधों के चलते, लेकिन अब भारत ने उसको खत्म कर दिया है। क्योंकि कहते हैं ना कि 100 बार गालियां सुनी जाती हैं, फिर 101 बार कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र अपना चलाना पड़ गया था। तो वो काम पाकिस्तान के साथ करना पड़ रहा है। आप कितना समझाओगे, जब समझ से बाहर हो जाता है तो इसीलिए कहते हैं लातों के भूत फिर बातों से नहीं मानते हैं। यही काम पाकिस्तान के साथ हुआ। अब
जगह जगह जा रहे हैं, मुंह की खानी पड़ रही है। और मैं बिल्कुल यकीनन आपके दावे के साथ कह सकता हूं कि जब जिस तरीके से ये दो और देश बचे, इनकी यात्रा करके जब वो वापस लौटेंगे तो एक तो पाकिस्तान कर्ज में डूब रहा है, आर्थिक तंगी से डूब रहा है, दूसरा वहाँ की जनता जो है वो परेशान है, भुखमरी की कगार पर है, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ रहा है। और शहबाज शरीफ और असीम मुनीर में अब सबसे ज़्यादा जो बीच में कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट होंगे वो आप देखोगे सबसे ज़्यादा, क्योंकि असीम मुनीर को लग रहा था कि शहबाज शरीफ को भेजेंगे शायद दुनिया से कुछ हमें मिलेगा समर्थन, वो भी कुछ ऐसा मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो हो सकता है तख्ता पलट की स्थिति भी वहाँ पर तैयार हो जाए। अभी कुछ दिन पहले ही उसे फील्ड मार्शल, मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ, फील्ड मार्शल, वो फील्ड नहीं है, फील्ड मार्शल के तौर पर उसे एक सर्टिफिकेट टाइप दे दिया गया, पता नहीं वो किस बेसिस पे दिया गया, लेकिन उसके बाद जब स्थितियां लग रही हैं तो अब जब मुझे लगता है शहबाज पहुंचेंगे तो तख्ता पलट की स्थिति भी बन सकती है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच में संघर्ष हुआ और पाकिस्तान जो है अपना खुद से डेलीगेशन बनकर दुनिया के स्तर पर दिखाना चाह रहा है, इस्लामिक देशों का समर्थन लेना चाह रहा है, तो लेकिन ईरान द्वारा तो समर्थन नहीं दिया गया, हालांकि तुर्की ने दिया। आपको क्या लगता है कि जब वो कजाकिस्तान जाएंगे वहाँ से उन्हें समर्थन मिलेगा? तजाकिस्तान जाएंगे, देखिए वो भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और समर्थन बहुत दे भी देंगे। तो ऐसा, ये सब ऐसी कंट्री नहीं है जिन दुनिया में बहुत प्रभावशाली हों। सबसे अहम बात कि दुनिया के जो ताकतवर देश हैं वो किस तरह से सोचते हैं। और तजाकिस्तान वगैरह ये सोवियत संघ के जो है हिस्सा रहे, टूट कर बने, छोटी छोटी कंट्री है, टूरिज़्म पर डिपेंड करते हैं, ड्राई फ्रूट्स इनकी इकानमी का प्रमुख हिस्सा है। देंगे भी तो भी इंडिया की खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत देखिए इस समय जो भारत की स्थिति है, आपने मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ देखी इंडिया की कि किस तरह से पाकिस्तान से जितने भी हमले हुए सबको हमने डिस्ट्रॉय किया हवा में, कोई भी चीज़ ज़मीन टच नहीं करने पाई। दूसरी ओर जो हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल हमने 15 मारी, 15 ठीक 1 मीटर भी डेविएट नहीं हुई, अपने ठिकाने पे गई। और भारत जिस महीने युद्ध लड़ा उसी महीने दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक ताकत बन गया, आर्थिक इकानमी बन गया जो है, और अब वो तीसरे पे जल्दी जाने वाला है। उसी महीने जिस महीने युद्ध हो रहा है और कुछ महीने पहले जो टैरिफ वार चल रहा है, चूँकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया की इकानमी को झकझोर दिया है और जापान की इकानमी पे बहुत असर आया, क्योंकि वहाँ 3.5% महंगाई बढ़ गई है, इसलिए उनका जो एक्सपोर्ट था वो कम हो गया और भारत जो है उनसे आगे निकल गया। तो मैं कहना चाह रहा था कि जिस महीने वार लड़ रहा है इंडिया, उसी महीने जो है भारत की 5वें से 4थे नंबर पर चला जा रहा है। तो ये भारत की ताकत है, मिलिट्री ताकत तो हमने दिखाई। पाकिस्तान में हमने किस तरह से हर जगह मिसाइलों से तबाही मचाई, आर्थिक ताकत हम बन चुके हैं, पूरा जो है डिप्लोमेटिक भी हमने देखा कि दुनिया के सारे देश हमारे साथ हैं, इंडिया के साथ हैं। तो कुल मिलाकर भारत की जो स्थिति है उससे पाकिस्तान का कहीं मुकाबला ही नहीं है। पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है तो तजाकिस्तान, अजरबैजान, ये सब कोई सवाल नहीं उठता। सबसे अहम बात कि आखिर अब पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन बचा है, तो कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय वो भारत से पीस के लिए। इसीलिए वो ईरान में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। इससे पहले वो बोल चुके हैं कि नहीं, हम सऊदी अरब चूँकि न्यूट्रल जगह है वहाँ पर आइए, वहाँ पे हम बातचीत हो जाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि सऊदी अरब उनसे काफ़ी जुड़ा हुआ है। लेकिन इस समय आर्थिक हित देखा जाए तो उसके हिसाब से सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंडिया है। इसीलिए देखिए उनकी आरामको जो है यहाँ पे रिलायंस के साथ और भारत सरकार के साथ तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अमेरिका के साथ उन्होंने बहुत जो है बड़ी घोषणा की। तो कुल मिलाकर मुस्लिम वर्ल्ड भी भारत के साथ जुड़ना चाह रहा है, तरक्की करना चाह रहा है, क्योंकि आगे लोगों को लगता है कि भारत ही ग्लोबल सर्च इंजन होगा, मतलब ग्लोबल इंजन होगा जो इकानमी को लेकर दौड़ाएगा। आप 2024 से देख लीजिए तो इंडिया दुनिया की सबसे तेज़ गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बना है। 24 से 25, 26, 27, 28 कई सालों तक रहने वाला है। हम 6.5% से ज़्यादा विकास कर रहे हैं, चीन 4.5 के आसपास कर रहा है, अमेरिका 2.5-3%। तो ऐसे में भारत बहुत तेज़ गति से भाग रहा है, उसके सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं। इसीलिए वो बातचीत का कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भारत के साथ बातचीत हो जाए, कुछ रिश्ते नॉर्मल हो, नहीं तो इंडिया जो तबाही करने पे आ जाएगा। तो इकनॉमिक चोट ऐसी दे रहा है कि सिंधु ट्रीटी ख़त्म किया, उनके लिए पानी की मुश्किल हो जाएगी। मिलिट्री हमने दिखाई दिया कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया ने मान लिया कि पाकिस्तान
हैं। ओसामा बिन लादेन भी वहीं पे छुपा हुआ था, अमेरिका का सबसे बड़ा, अमेरिका क्या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन, और उसको अमेरिका ने मारा। तो कुल मिलाकर भले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जा रहे हैं दुनिया में कई देशों में, इस्लामिक राष्ट्रों में, लेकिन उनको वो समर्थन नहीं हासिल हो पाया जो इंडिया को हासिल हुआ। इंडिया सिर्फ अपने पार्लियामेंटेरियन भेज के वो समर्थन हासिल किया। हालांकि विदेश मंत्री भी यूरोप की यात्रा कर रहे थे और काफ़ी जगह उनसे सवाल किया गया यूक्रेन को लेकर, तो उन्होंने अच्छा जवाब भी दिया है। लेकिन भारत की स्थिति, पाकिस्तान की स्थिति एकदम अलग है। यही वजह है कि जो समर्थन उसको मिलने की उम्मीद थी वो नहीं मिल रही है, क्योंकि दुनिया का कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि 140 करोड़ के मार्केट वाला भारत के साथ किसी भी देश के रिश्ते ख़राब हों, और यदि रिश्ते ख़राब होंगे तो उन्हें बहुत बड़ी इकनॉमिक चोट पहुँचेगी। इसीलिए अब भारत पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं। सर, खबर ये भी है कि कल भारत के सीमावर्ती जो भी इलाके हैं वहाँ पर एक मॉक ड्रिल होने वाली है अलग अलग इलाकों में, तो इसको हम क्या समझे, क्या फिर से कुछ तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है? देखिए, भारत ने खुद, प्रधानमंत्री ने, रक्षा मंत्री ने, सभी बड़े नेताओं ने साफ कर दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने, कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, और सेना भी नहीं मानती कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म हुआ। पाकिस्तान की जो स्थिति है, हो सकता है कि वहाँ पर फिर से हमला किया जाएगा, ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट हो सकती है, जिसके आधार पर कल शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे रात तक, और ख़ास करके जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, चूँकि ये सीमा 3300 किलोमीटर लंबी है, पाकिस्तान से मिलती है, तो वहाँ पर शाम के वक्त मॉक ड्रिल किया जा रहा है। उसका सिर्फ यही इशारा हो सकता है, मतलब वजह जो हो सकती है कि हो सकता है आगे चलकर फिर एक बार टेंशन बढ़े, इधर से भी हमले हों, उधर से भी हमले हों। तो ऐसे में जो सीमावर्ती राज्य हैं, उन जो लोग रहते हैं, उनको सबसे कम नुकसान हो, वो उनको जान माल की क्षति ना हो, इसीलिए मॉक ड्रिल कराई जाती है, और इसीलिए कल भी करा रहे हैं। हो सकता है कि कोई और बड़ी वजह हो, क्योंकि 7 मई को प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि मॉक ड्रिल होगी, और सब लोग 7 मई को करने वाले थे, लेकिन बाद में पता चला सुबह कि 6 और 7 मई की रात में भारत ने स्ट्राइक कर दिया, 9 आतंकवादी ठिकानों पर पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, सैकड़ों आतंकवादी उसमें मारे गए। तो कल मॉक ड्रिल हो रही है सीमावर्ती राज्यों में, और तनाव अभी छटा नहीं है। और मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं, सभी बड़े नेता, कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, तो आगे चलकर हो सकता है कि एक बार फिर झड़प हो। और वैसे भी इस समय दुनिया का जो माहौल है, ख़ास करके अमेरिका और रूस के बीच में काफ़ी तनाव बढ़ रहा है, और इजराइल में हमने देखा कि इजराइल अटैक कर सकता है ईरान के ऊपर। तो ऐसे में भारत पाकिस्तान फिर से टकरा सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। और पाकिस्तान जिस तरह से वर्ल्ड में घूम रहा है और कहते फिर रहा है जो है, तो अब इसमें हो सकता है कि कुछ आतंकवादी घटनाएं करें और उसके बाद फिर भारत रिटेलिएट करे, क्योंकि ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट भी हो सकती है। और यही वजह है कि मॉक ड्रिल किया जा रहा है, इसका बड़ा असर हो सकता है आगे चल कर। हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि हो सकता है भारत एक बार फिर से स्ट्राइक करे और पाकिस्तान को और बड़ा नुकसान हो। सबसे बड़ी चीज़ यही हो सकती है। पाकिस्तान इस्लामिक देशों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी उसे नहीं मिल पा रहा। जिस तरह ईरान द्वारा उनकी फजीहत की गई, उससे ये नज़र आता है कि पाकिस्तान किस लेवल पर है। और पाकिस्तान ने ईरान से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उसने भारत से बात करने की इच्छा जताई, लेकिन भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।